कल हम जड़ और तना के बारे में पढ़ चुके थे। आज किसके बारे में पढ़ना है? पत्ती के बारे में। लीफ है। लीफ आप लोगों को जो पढ़ना है पत्ती में, यह है सबसे पहला पॉइंट ये है, यह पत्ती का पार्श्व भाग होता है। पार्श्व मतलब बाहरी भाग। पार्श्व जो श्रृंखला के रूप में जुड़ा हो, तो टहनी जो उसका तना है वो श्रृंखला है, और जो पत्ती है वो पार्श्व के रूप में एक चैन के रूप में बाहर लटका हुआ है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जैसे अगर कुछ आईपीएससी में दिया जाए, ऐसे दिया जाता है CH3 CH2 CH2 CH, इसके बाद दिया जाता है CH3 दिया जाता है। तो यहाँ पर एक पार्श्व के रूप में CH3 लटका दिया जाता है। तो ये जो CH3 यहाँ पर साइड के रूप में लटका हुआ है, ये पार्श्व जो लटका हुआ है, इसी को हम क्या कहेंगे? पार्श्व कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्व कहते हैं। तो यही यही चीज़ पत्ती में सेम होता है। आप लोग यही समझिएगा। इसके बाद देखिए, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप गैस के विनिमय के द्वारा होता है। प्रकाश जो होता है वह संश्लेषण के फलस्वरूप जो होता है वह गैस के विनिमय के द्वारा होता है। जो प्रकाश पत्ती पे पड़ेगा तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। कुछ इस प्रकार रंध्र होते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ इस प्रकार के रंध्र होते हैं। ये आपका पत्ती हो गया। ये देखिए, कुछ इस प्रकार सा आपका पत्ती मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, इस प्रकार का पत्ती होता है। कुछ इस प्रकार को आपको पत्ती देखने को मिलता है। कुछ है इस प्रकार का। तो ये जो पत्ती है ये अमरूद का पत्ती, अमरूद का पत्ती है। ये अमरूद की पत्ती में आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, ऐसे तो नहीं देखिएगा नग्न आंखों से, ध्यान से देखने पर इसमें कुछ पॉइंट 100% में से 50% इसमें देखेंगे ऐसे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे छिद्र दिखाई होते हैं। कुछ कुछ छिद्र दिखा देंगे, ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे। अभी मैं इसी को, देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी मैं ये जो है इसी को मैं क्या करूँ, ऐसे छोटे छोटे छिद्र कर दूँ। इसके बाद इसको एकदम ऐसे कर दूँ, आप लोग को दिखाई देगा? देखिए इतना ऐसे दूर से देखेंगे नहीं दिखाई देगा। बस यही है, यही छोटे छोटे छिद्र छिद्र जो पाए जाते हैं इसमें, किसमें? पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ये जो पत्ती का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, इस पत्ती में ऐसे छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्या बने होते हैं? छिद्र बने होते हैं, जिसके द्वारा यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, इसी पॉइंट में लिखा हुआ है, यह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं। जब ये भोजन बनाएंगे तो भोजन बनाने के बाद ये रंध्र क्या होंगे? कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाएंगे। ये रंध्र कुछ दिन के बाद क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने पर ये पत्ती लेगा, ये पत्ती अपने आप क्या होती हैं? झड़ जाते हैं। इसके बाद कह रहा है पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमाटा रंध्र कहते हैं। जो अभी आपने देखा और रंध्र जो पाए गए थे उसे स्टोमाटा कहते हैं। इंग्लिश में उसे स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। जो ये छोटे छोटे चीज नहीं दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, यही क्या है? स्टोमाटा है, स्टोमाटा यही है। ठीक है, यही क्या है? रंध्र है। ठीक है, ये क्या है? रंध्र है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कर रहा है अगले पॉइंट में, कह रहा है कि वाष्प, ये एक पॉइंट छूट गया, अतिरिक्त जल को पत्तियां स्टोमाटा द्वारा वाष्प उत्सर्जन करके उड़ा देती हैं। ये पत्तियां करती क्या हैं? जो जल की सतह पे रहती हैं, ये पत्तियां करेंगी क्या कि जल को अपने अंदर अवशोषित करेंगी और उष्मा लेकर उसे उत्सर्जन कर देती हैं। इससे हमें क्या होगा? इससे हमें जल की हानि होगी और उष्मा की भी हानि होगी। इसी कारण पौधे ठंड के दिनों में उष्मा बचाने के लिए पत्ती को गिरा देते हैं, और जल को बचाने के लिए पतझड़ के मौसम में पत्तियां झड़ जाती हैं। यही आगे आपके अगले पॉइंट में यही कह रहा है।
वाष्प उत्सर्जन एक जल हानि कार्य है और जल और उष्मा दोनों की हानि होती है। इसी कारण उष्मा बचाने के लिए पत्ती गिरा देती है। जल को बचाने के लिए पौधे पतझड़ में मौसम में पत्तियों को गिरा देती हैं। यही तो आप लोगों को बताया गया। इसके बाद कह रहा है पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण और वाष्प उत्सर्जन तथा गैसों का विनिमय करना होता है। लेकिन कब कब क्रिया में करेंगी ये आप लोग जान गए। ये आप लोग अच्छी तरीके से जान गए किस किस क्रिया में वो करेंगी, किस किस क्रिया में करेंगे। एक बार मैं बता रहा हूँ फिर। स्टोमाटा जो रंध्र होता है वह क्या करता है, वाष्प और पानी जल को और क्या करेगा, ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पोत्सर्जन क्रिया करता है। कौन सा क्रिया, वाष्प क्रिया करता है, आप तो समझिए ही। वाष्प क्रिया करता है वाष्प क्रिया करेगा। वाष्प क्रिया आप लोगों को ये नहीं दिख रहा होगा, अभी अभी दिखेगा। वाष्प वाष्प की क्रिया करता है कौन, पत्ती के स्टोमाटा। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण ठंड के दिनों में उष्मा को बचाने के लिए पत्तियां झड़ जाती हैं और जल को बचाने के लिए पतझड़ के मौसम में क्या गिर जाते हैं, पतझड़ के मौसम में पत्तियां गिर जाती हैं। यही है और कुछ नहीं है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा है, इसके बाद अगले पॉइंट में कह रहा है कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है ये आप लोगों को पूछेगा। तो पत्तियों का रंग हरा इसलिए होता है, जैसे यही पत्ती है, ये तो प्रिंट के नाते ये किस कलर का है, ये है काला कलर का। अभी देखिए, अभी ये हरा हो जाएगा। देखिए इसमें क्या उपस्थित हो गया, क्लोरोफिल उपस्थित हो गया। और जड़ क्यों नहीं हरा होता है ये आप लोग बताएंगे। जड़ हम बता दे रहे हैं, जड़ इसलिए हरा नहीं होता क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। पत्ती इसलिए हरी होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्लियर। अब आप लोग समझेंगे क्या कि पत्तियों में स्टार्च, स्टार्च स्टार्च नाम तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। स्टार्च, स्टार्च स्टार्च नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इसको कहते हैं हिंदी में मंड। लेकिन आप लोगों ने, हमें भी पता है, आप लोग इसे नहीं जानते होंगे। बहुत से बच्चे इसको क्या करते हैं, नहीं जानते हैं, फिर भी हाँ कह देते हैं। तो आज आप समझ लीजिए मंड का मतलब क्या होता है। चोकर होता है, चोकर। चोकर समझ में आया कि नहीं। चोकर, मंड का मतलब चोकर, स्टार्च का मतलब चोकर। चोकर मतलब, चोकर जो आप लोग गेहूं खाते हैं, गेहूं का सीड्स कुछ इस प्रकार होता है। गेहूं का सीड्स बीज कुछ इस प्रकार होता है। देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे बीच में रहेगा। एक गेहूं का सीड्स हो गया। अब ये गेहूं का सीड्स हो गया, गेहूं का क्या हो गया, सीड्स हो गया। ये गेहूं का क्या हो गया, सीड्स हो गया। ये गेहूं का सीड्स हो गया। अब देखिए इस गेहूं के सीड्स में ये जो बाहरी परत है, ये जो बाहरी परत है, यदि मैं इस बाहर वाले परत को, यदि मैं इस बाहर वाले परत को, मशीनों में क्या होता है, इस बाहर वाले परत को हम क्या करते हैं, इससे इतना हटा देते हैं। गेहूं का सीड्स है, इसे क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं आटा पिसवाने जाएंगे तो वो आटा तो पीस देता है मंड के साथ। वो मंड के साथ क्या करता है, आटे को क्या करता है, पीस देता है। चोकर को क्या करता है, पीस देता है। लेकिन जब इस सीड्स को आप पिसवा लिए, मान लिया ये मिल गया, ये मान लीजिए ये क्या हुआ, मिल गया,
लेकिन आप लोग जब उसको चलनी द्वारा चालते हैं, जो आपका निकलता है गोरू का, आप लोग समझेंगे चलावन। क्या? चलावन। ये चलावन जो चलाया जाता है पशुओं को, वही क्या होता है? मंड होता है। वही क्या होता है? स्टार्च होता है। वही क्या होता है? चोकर होता है। यानी जो हमारा कहने का मतलब है कि जो ये होता है, क्या कहते हैं इसको, हम्म, चलावन। चलावन को ही स्टार्च, उसे ही मंड, उसे ही क्या कहेंगे? चोकर कहते हैं। वही पौष्टिक आहार है, आप लोग उसी को फेंक देते हैं। यही इस पॉइंट का स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? इसमें आयोडीन घोल का प्रयोग किया जाता है पत्तियों में स्टार्च मंड की जांच करने के लिए। पत्तियों में स्टार्च की मात्रा कितनी है, इसी को जांच करने के लिए आयोडीन, यानी आयोडीन आयोडीन घोला जाता है। आयोडीन क्या होता है? घोला जाता है। आयोडीन घोला जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है? स्टोमाटा स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। स्टोमाटा किसे कहते हैं? स्टोमाटा उसी को कहते हैं जो ये अभी आप लोग रंध्र समझे थे, इसी को स्टोमाटा कहते हैं। यह रंध्र करता क्या है? यह जो चोकर होता है, यह रंध्र क्या करता है, अभी आप लोग समझ जाएंगे। रंध्र करता क्या है? रंध्र कुछ इस प्रकार की कहानी करता है। रंध्र क्या करेगा? स्टार्च को, यानी आप लोग चोकर समझिए, स्टार्च छोड़िए। अम, यह क्या करता है? यह चोकर को किसमें बदल देता है? शर्करा में। चोकर को शर्करा में बदल देता है, किसकी उपस्थिति में? रंध्र की उपस्थिति में, स्टोमाटा की उपस्थिति में। समझ में आई बात? अभी ये इसका चित्र है, फिगर, आप लोग चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब आगे चलें। इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, आप लोगों के सामने है, आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद इसमें है पत्तियों के मार्जिन के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। इसमें मार्जिन होगा कहीं, ये मार्जिन है, ये भाग है इसका, ये क्या है? मार्जिन है, मार्जिन है, मार्जिन मार्जिन मार्जिन। ये सब क्या है? ये सब मार्जिन है। क्या है? ये सब मार्जिन है। इसी को क्या नाम दिया गया? मार्जिन। इसके आधार पर पत्तियों को कितने भागों में बांटा गया? इसी के आधार पर पत्तियों को बांटा गया दो भागों में। अब दो भागों में, एक पहला है साधारण पत्ती, दूसरा है संयोग पत्ती। साधारण पत्ती, साधारण पत्ती, इसमें गलत दिया है, यहाँ देखिए पंटी लिख दिया है, ये गलत है, ये गलत है। आप लोग समझेंगे। एक साधारण पत्ती सिंपल लीफ, एक संयोग पत्ती कॉम्प्लेक्स लीफ। इसका मार्जिन में काट दाट नहीं रहता। जैसे काट दाट का मतलब आप समझेंगे, अमरूद का पत्ती देख लीजिए। अभी आप लोगों को अमरूद की पत्ती दिखाता हूँ, एक मिनट रुकिए। अमरूद की पत्ती अभी आप लोग देखेंगे। देखिए, इसमें कहीं आपको कटा दिख रहा है? मतलब इस पत्ती में मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ, इस पत्ती में आपको कहीं कट पिट दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है। इस पत्ती में आपको कहीं ऐसा, ऐसे 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 संरचना दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही सर, नहीं दिखाई दे रही है। तो नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये क्या है? सिंपल लीफ है। अमरूद का पाती क्या है? सिंपल लीफ है। ये एक सिंपल लीफ है। यह एक क्या है? सिंपल लीफ है। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब आगे देखिए, जैसे और क्या हो सकता है? पीपल हो सकता है, और अमरूद और आम का पत्ती भी ऐसा ही होता है। और आप लोग अब संयोग पत्ती देखेंगे, कॉम्प्लेक्स लीफ। जिस पत्ती में देखिए, आप लोग को हम संरचना बना के दिखा रहे हैं। ये एक नीम की पत्ती का संरचना है। किसकी है? नीम की पत्ती की संरचना मैं बना रहा हूँ। बहुत
अच्छे तरीके से। इस पत्ती में आप लोग बताएंगे ये पत्ती किस प्रकार की पत्ती है, कॉम्प्लेक्स लीफ है या सिंपल लीफ है, आप लोग बताइए। ये है कॉम्प्लेक्स लीफ, क्योंकि इसमें देखिए ये जो भाग इसमें बना हुआ है, ये भाग ये भाग ये भाग। अभी आप लोगों ने अमरूद का पत्ती देखा ना, अमरूद के पत्ती में कहीं ऐसा था नहीं था, तो क्या था, वो सिंपल लीफ था। लेकिन ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लीफ है। जैसे नीम की पत्ती में आप लोग देख लीजिए। अब आप लोग हमें बताएंगे ये जो पत्ती है, ये पत्ती ये कैसा पत्ती है, ये सिंपल लीफ है कि कॉम्प्लेक्स लीफ है, कमेंट में बताएंगे। अब ये देखिए हम बता रहे हैं ये है कॉम्प्लेक्स लीफ। ये नीम की पत्ती जैसा दिख रहा है लेकिन है नहीं, ये है एक गुड़हल का फूल का पत्ती है। गुड़हल के फूल में भी ऐसा होता है, कॉम्प्लेक्स लीफ है, कॉम्प्लेक्स लीफ है। अब शिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है, देख लेते हैं। शिरा विन्यास के आधार पर पत्तियों को दो भागों में बांटा गया है, तो देख लेते हैं दो भाग कौन कौन से हैं। अगला पीडीएफ हाँ यहाँ पर है। एक है जालिकावध, एक क्या है, एक जालिकावध है और दूसरा समांतर, जालिकावध और समांतर। जालिकावध क्या होता है, यह है इसका सिरा विन्यास जाल के समान होता है, इसे द्विबीजपत्री, यह द्विबीजपत्री पौधों में होता है या पत्ती में होता है। इसका सिरा विन्यास क्या होता है, जालिका, जालिका होता है और जाल के समान होता है। ये द्विबीजपत्री का मतलब, देखिए द्विबीजपत्री का मतलब आप लोग समझिए पहले। द्विबीजपत्री का मतलब आप लोग समझिए। द्विबीजपत्री का मतलब आप लोग समझिए। द्विबीजपत्री का मतलब आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे इसे कि द्विबीजपत्री का मतलब होता क्या है। ये है गेहूं का ये किसका बीज है, ये अभी गेहूं का बीज नहीं है, ये हो गया गेहूं का बीज। ये किसका बीज है, गेहूं का बीज है। अब आप लोग हमें बताएंगे क्या हम इस गेहूं को यदि ऐसे कर दे, यदि ऐसे आधे आधे बांट दे, ऐसे आधा पे, मान लीजिए इसे हम काट दिए, आधे आधे पे ऐसे क्या किए, काट दिए, ये क्या हुई, आधे से कट गई, कट गई। अब इसको हम एक काम करेंगे, इसे फिर से पहले जैसी शेप, आकार दे देंगे, दे दिए। अब आप लोग बताएंगे यदि हम इस बीज को, यदि हम इस बीज को यदि हम मिट्टी में बो दिए, मान लो ऐसी मिट्टी में बो दिए, तो यह अंकुरण करेगा कि नहीं करेगा, अंकुरण करेगा कि नहीं करेगा, अंकुरण करेगा, नहीं करेगा अंकुरण। क्यों नहीं करेगा, ये अंकुरण करता, अंकुरण यदि ये करता तो ये कहाँ से करता, यहीं से करता, यहीं से
करता और मिट्टी के ऊपर ऐसे निकलता। लेकिन हम क्या किए, इसको बीच से बांट दिए, तब ये निकलेगा कहाँ से? ये द्विबीजपत्री में गेहूं नहीं आता। ये क्या कह रहा? ये जालिकावध क्या है? जालिकावध, व्हाट इज जालिकावध? तो जालिकावध वह होता है, जैसे पत्ती में देखेंगे आप, जाल बना होता है। पत्ती में क्या देखेंगे? जाल बना होता है। जिन पत्तियों में जाल बना रहेगा, जैसे यदि पत्ती को आप लोग ऐसे देखे होंगे, कई पत्ती देखे होंगे, ऐसे पत्ती रहता है, पत्ती ऐसे रहता है, बहुत पत्तियों में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे क्या होता है? जाल बना होता है। यही क्या है? जाल है। ये क्या है? जाल है। ये जो जाल जैसी संरचना बना रहा है, यदि कोई पत्ती में ऐसी जाल जैसी संरचना मिली, यदि कोई पत्ती में ऐसी जाल जैसी कोई संरचना मिली, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री कहेंगे। जैसे जैसे गेहूं, गेहूं नहीं, जैसे अमरूद, अमरूद की पत्ती में देखेंगे, अभी मैंने आप लोगों को अमरूद का पत्ती दिखाया था, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। ये अमरूद का पत्ती है। यदि आप लोग इसको देखें, इसमें क्या है? पूरा देखिए जालिका बना हुआ कि नहीं? ये द्विबीजपत्री में आएगा, ये द्विबीजपत्री में आएगा। देखिए जैसे मैंने इसमें दिया है जामुन, आम, बरगद, पीपल, अमरूद भी होता है। लिया नहीं? आप और जैसे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दिया है समांतर। इसकी पत्तियां लंबी होती है, सीधा समांतर होती है, एक बीजपत्री होते हैं। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे धान, गेहूं, केला। देखिए इसमें गेहूं दिया है कि नहीं? आप लोग देखिए, ये गेहूं दिया है, धान भी दिया है, केला भी। आप लोग अब देखिए, उसमें अगर हम केले में देखें, केले में यदि हम देखें, तो उसमें जालिका नहीं बनी होती है, उसमें जालिका नहीं बनी होती है। उसमें केवल एक लंबी पतली आय रहती है और उससे समांतर फैली होती है। लेकिन आम और जामुन, बरगद, पीपल में हम देखेंगे, वह समांतर नहीं फैली रहती हैं, वह जालिकावध, ऐसी जालिकावध संरचना बनाती हैं, ऐसी जालिकावध संरचना ऐसे 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 बनाती है। परंतु केले में ऐसी संरचना देखने को नहीं मिलती है। केले में ऐसी संरचना देखने को नहीं मिलती। केले में इस प्रकार की संरचना देखने को मिलती है। ऐसे नीचे से वह है पर्वसंधियों से ऐसे जुड़ेगा, जुड़ने के बाद पर्वसंधियों से ये ऐसे आएगा, ऐसे आएंगे, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे सिंपल लीफ की तरह, फिर ये ऐसे आएगा, फिर क्या करेगा? ऐसे समांतर, ऐसे समांतर रहता है ऐसे। इसीलिए इसको किसमें रखा गया है? एक बीजपत्री पौधे में रखा गया है। किसको? केले को। ऐसे रहता है केला। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे पत्तियों का रूपांतरण। पत्तियों का देखेंगे रूपांतरण। नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधे कीटभक्षी हो जाते हैं। नाइट्रोजन की यदि पौधों में कमी हुई, तो पौधे क्या हो जाएंगे? कीटभक्षी हो जाएंगे। कीटभक्षी पौधे को कलश पौधों का पड़घट पौधे कहते हैं। जो कीटभक्षी पौधे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं कलश, यानी जो कलम तलाश करके पौधे लगे होते हैं। कुछ कुछ पौधे आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे गुलाब की टहनी को यदि हम ऐसे लगाते हैं, तो सीधा ऐसे नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि वह कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी कहने का मतलब, उसे हम कलम तलाश करके नहीं लगाएंगे। कीटभक्षी का मतलब, जो कीटभक्षी होता है उसे हम कलम तलाश करके लगाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे अगले पॉइंट में क्या कह रहा है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइटिक कहते हैं। जीरोफाइटिक पौधों में पत्तियां कांटे का रूप लेती हैं। जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में, रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं, रेगिस्तान कुछ आपको इस प्रकार देखने को मिलता है। आपको हम दिखा दें, रेगिस्तान कुछ आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप लोगों को अभी रेगिस्तान घुमाएंगे। देखिए रेगिस्तान घुमा रहे हैं।
आप लोग रेगिस्तान राजस्थान पहुंच गए कोटा में पढ़ने के लिए, नीट की तैयारी के लिए। ये मैं कर दे रहा हूँ, रेगिस्तान बना दे रहा हूँ। रेगिस्तान बनने में टाइम लगता है, रेगिस्तान ऐसे सरल थोड़ी बन जाता है। ये आपका क्या बन गया? रेगिस्तान बन रहा है, अभी बना नहीं है, अभी बन रहा है। ये रेगिस्तान बन के क्या हुआ, कुछ ही मिनट में तैयार हो गया। तैयार हो गया क्या? रेगिस्तान। ये रेगिस्तान क्या हुआ? तैयार हो गया। ये रेगिस्तान कुछ ऐसे पीले, इसे रेत रेत पीले कलर की होती है। रेगिस्तान तैयार। अब इसमें कांटेदार केवल पौधे उगाने बाकी हैं। कुछ आप लोग देखेंगे इस प्रकार, ये कीटभक्षी पौधे ऐसे कांटे जैसी संरचना बनाते हैं। किसमें? रेगिस्तान में। ऐसे 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 कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, कुछ तो इतना बड़े होते हैं ऐसे, उसके पौधे के ऊपर भी लगे रहते हैं। आप लोग इंटरनेट पर गूगल पे जाके सर्च देखिए, कुछ ऐसे प्रकार के रहते हैं। इसी को यह बता रहा है, इसी को क्या बता रहा है? इस मरुस्थल में पौधे उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? जीरोफाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोफाइटिक पौधे कहते हैं। मरुस्थल में उगने वाले कांटेदार पौधों को जीरोफाइटिक कहते हैं। अब देखेंगे, सब्जी में पत्तियां स्प्रिंग के समान संरचना बनाती हैं। आप लोग देखे होंगे इस प्रकार की संरचना बनाती हैं सब्जी उब्जी में। जब पौधे उगते हैं कुछ ऐसी 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 संरचना ऐसी 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 बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? बनाती हैं कि नहीं? बनाती है ना, कुछ इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की संरचना बनाती हैं। जो इस प्रकार की संरचना ये बनाती हैं, ये इसे स्प्रिंग कहते हैं, और जिन्हें पराटान या टेंड्राई कहते हैं। पराटान या टेंड्राई कहते हैं।